आज हम हिंदी में लेसन 4 लेसन का नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। एक प्रश्न चार उत्तर। तो पाठ का नाम ही है एक प्रश्न के अलग अलग चार उत्तर यहाँ दिए गए हैं। प्रश्न पूछने वाले स्वयं हमारे लेखक श्री प्रकाश है, जिसने ये पाठ लिखा है। श्री प्रकाश जी ने यहाँ अपने चार प्रश्न अपने देश के बारे में पूछा है और चार महानुभवों से अलग अलग ढंग से पूछा है। प्रश्न एक ही है मगर अलग अलग ढंग से पूछा है। तो जो जवाब दिया है वो उससे हमें पता चलता है कि हमारा देश भारत देश तब आगे बढ़ सकता है जब इसमें पूर्णतः नागरिकों में ईमानदारी, निष्ठा और लगन होगी। हम जब ईमानदार होंगे, हमें कुछ आगे करने की कुछ हमारी सोच होगी, हम निष्ठा से यानी हम अपने एकदम अच्छे से काम करेंगे हमारे देश के प्रति, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और प्रत्येक नागरिक है वो खुश रहेगा। तो यहाँ हमें चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न चार उत्तर, जिसका हम पहले श्री प्रकाश जी का परिचय ले लेते हैं। श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 और निधन सन 1971 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। तो श्री प्रकाश जी की लेखनी में उसका ज़्यादातर लेख है वो हमें समाज लेखनी में हमें राष्ट्रभक्ति देखने को मिलेगी, सामाजिक भक्ति देखने को मिलेगी, समाज का उत्थान मीन्स के समाज कैसे आगे ऊपर आएगा वो देखने को हमें मिलेगा। तो श्री प्रकाश की ज़्यादातर लेखनी देश के प्रति ही होती है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। उसने राष्ट्रभक्ति वो तो दिखाई है, समाज का उत्थान कैसे होगा वो लिखा है। इसके अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, लेख भी लिखे हैं, संस्मरण, जीवनी, ये सब पर उसने अपनी कलम चलाई है। मीन्स के इन सब पर उसने अपना प्रभुत्व जमाया है। ये सब उसने लिखा है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। जो छोटी छोटी बात होती है ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सभी के जीवन में होती है। तो वो छोटी छोटी बात जो है उस पर उसने विवरण किया है कि ये छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभवों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। इस पाठ में श्री प्रकाश ने ही स्वयं चार प्रश्न पूछे हैं, मगर इसका जवाब जो उसके फ्रेंड्स ही है, जो महानुभव है, जो कितने सालों से उसका अनुभव है, तो उन लोगों ने उसका उत्तर अपने अपने ढंग से उन लोगों को जो समझ में आया उसी तरह उसने उत्तर दिए हैं। हमारे देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करे। हमारा देश हमें आगे बढ़ाना है तो हमें हर एक नागरिक को, हम सबको ईमानदारी से, एकदम निष्ठा से, हमें एकदम उत्साह से अपना कार्य करना है। हमें काम चोरी नहीं करनी है। यही चारों महानुभवों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। यहाँ चारों महानुभवों ने जो उत्तर दिया है उसका बात एक ही है कि चारों के उत्तर में यही जानने को मिलता है कि हमें प्रत्येक नागरिक को ईमानदार रहना है, हमें लगन उत्साह से काम करना है, निष्ठा यानी जो काम किया वो अच्छी तरह करना है, तो ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और एकदम सुंदर आंसर दिया है जो हमें पढ़ेंगे तो सचमुच में ये होता है। हमें पता चलता है कि हम सचमुच में ये सब देखते हैं मगर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो अभी पाठ का अभ्यास करेंगे। सबको ही कुछ न कुछ
ખપ્ત હોતા હૈ. ખપ્ત યાની ધૂન. આપણે કહીએ ને ધૂન સવાર થઈ ગઈ છે આને तो धुन, सबको कुछ ना कुछ धुन होती है, कुछ करने की धुन होती है. मुझे भी कई बातों का खप्त है. श्री प्रकाश जी कहते हैं कि मुझे भी एक धुन सवार हो गई है. उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं. तो उनमें क्या धुन है कि जब वो अपने विदेशी मित्रों से मिलते हैं ना, जो विदेश में उसका जन्म हुआ है मगर रहते हैं कितने सालों से भारत देश में, तो भारत देश के प्रति उसका जो अनुभव है वो उसे मिल गया है. इसलिए लेखक कहते हैं कि भारत देश के प्रति उसका क्या अनुभव है. तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ. तो श्री प्रकाश जी को धुन है, जो विदेशी मित्र है वो भारत में स्थायी है, भारत में रह रहे हैं, तो भारत देश के प्रति उसका क्या अनुभव है, भारत में उसने क्या अनुभव किया. सुअवसर, सुंदर अवसर मिलने पर मैं उसे तुरंत ही पूछ लेता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है. जैसे ही मेरे विदेशी मित्रों से मैं मिलता हूँ, मैं तुरंत ही उसे पूछ लेता हूँ कि कृपा करके आप ये बताइए कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें कितने महान पुरुषों का जन्म हुआ है. भारत ही एक देश है जिसमें विशेष पुरुषों का जन्म हुआ है, जिसमें विशेष पुरुष रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति यानी प्रगति क्यों नहीं कर रहा है. ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं. इतने सालों के बाद मुझे श्री प्रकाश जी कहते हैं ऐसा ही होता है कि हम जैसे थे वैसे ही है. कुछ जितना विकास हमें करना चाहिए उतना हम विकास कर नहीं पा रहे हैं. अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं. जैसे ही मैं मेरे विदेशी मित्रों से ये पूछता हूँ तो वो आश्चर्य में पड़ते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं. उसको उत्तर देने में थोड़ा संकोच अनुभव होता है और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं. शिष्टता यानी डिसिप्लिन, शिष्टता के नाते यानी भल मनसाहसता, भलाई हमें उसको इंग्लिश में डिसिप्लिन और शिष्टता का गुजराती में भलाई के नाते वो क्षमा चाहते हैं यानी माफी मांगते हैं कि हमें ये प्रश्न मत पूछो कि भारत देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा है. पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ. श्री प्रकाश जी कहते हैं वो क्षमा भी चाहते हैं, मुझे माफी भी मांगते हैं कि ये प्रश्न हमें मत पूछो, उसका उत्तर हम नहीं दे सकेंगे. पर मैं उसे पकड़ रखता हूँ मेरे मित्रों को और मैं उसे कहता हूँ आपको उत्तर तो देना ही होगा. तो अभी सबसे पहला प्रश्न वो पूछेंगे तो आपको अंडरलाइन करते जाना है. इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं कि पहला प्रश्न किससे पूछा, वो कितने वर्ष से भारत में रह रहे होंगे, क्या प्रश्न पूछा, उसका क्या उत्तर मिला. तो सबसे पहला प्रश्न से प्रकाश जी अभी पूछ रहे हैं. मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है, चर्च में वो फादर है. सबसे पहला मित्र श्री प्रकाश जी का जो एकदम वृद्ध है, ओल्ड है, वो चर्च में फादर है. वे 36 वर्ष से 36 ईयर से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं. तो वो 36 ईयर से 36 साल से वो भारत में रह रहे हैं मगर ईसाई क्रिश्चियन धर्म का वो प्रचार इतना नहीं कर रहे हैं, मगर सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ वो देश के जो दरिद्र गरीब लोग हैं, जो नर नारियां गरीब है, उनकी सेवा में लगे हैं. वो ऐसा करने नहीं आए कि मैं क्रिश्चियन धर्म का यहाँ फैलावा करूं. वो वृद्ध ईसाई पादरी है, वो अपनी पत्नी के साथ जो गरीब भारत में नर नारी है, जो स्त्री और पुरुष गरीब है, उसकी सेवा में वो काम कर रहे हैं. मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है. मैं उसे बहुत मान सम्मान देता हूँ और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि वो भारत देश में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
उनका उत्तर थोड़े में यही है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अंडरलाइन करना। तो श्री प्रकाश जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न वही है कि भारत देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो वो वृद्ध ईसाई पादरी एकदम छोटा सा आंसर देते हैं कि तुम लोगों को अपने काम में गर्व नहीं है। भारत के लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसमें उससे गौरव नहीं है। वो गर्व यानी किसी काम के संबंध में वो सुखद भावना नहीं अनुभवते, वो दुखी होते हैं। जो भी काम उसे मिला है उसमें सुख प्राप्त करो। तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। जो काम आपको दिया गया है ना, वो दुख की भावना से आप करते हो, सुख की भावना से नहीं करते। जो काम दिया है वो खुशी से करो, तो आपका काम सफल होगा। अभी ये विस्तार से समझाए कि इसका मतलब क्या है। उसने उदाहरण के द्वारा विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द में वह दरख्वास्त करता है। पहले तो भारत देश में किसी को नौकरी नहीं है, तो यदि उसको नौकरी चाहिए तो वो नौकरी पाने के लिए अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा कर वहाँ जाता है ऑफिस में, और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। दरखास्त करना यानी आवेदन करना। वो आवेदन करता है कि मैं बहुत काम करूँगा, मैं अच्छे से करूँगा, ईमानदारी से रहूँगा, निष्ठापूर्वक करूँगा, जितना भी काम दोगे वो करूँगा। पहले तो वो ये करता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वो आरंभ करता है। फिर उसे नौकरी मिल जाती है तो एकदम नम्रता से और मान सम्मान से वो काम शुरू करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वो सदा अपने मालिक की शुभकामनाएं करेगा। फिर उसे नौकरी मिल भी जाती है, वहाँ वो विनय भी देता है, मान सम्मान भी देता है, और फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है कि यहाँ मुझे स्थान मिल गया तो मैं, मेरा जो मालिक है ना, मेरा बॉस है ना, हमेशा उसकी अच्छी कामना, वो उसका हमेशा अच्छा हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करूँगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जैसे ही उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है तो वो काम थोड़े दिनों के बाद जो उसका जीवन जीने का साधन होता है, उसकी जीविका, उसका जीवन है, वो जो उन पैसों से चलता है, वो उसे खराब समझने लगता है कि ये बहुत खराब काम है। क्या कहता है? अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। वही आदमी जो नौकरी जब नहीं थी तब अच्छी अच्छी बातें करता था, नौकरी मिल जाने के बाद अपने मित्रों के साथ मिलकर वहाँ षड्यंत्र रचता है, यानी चाल चलता है कि खराब खराब काम करने। अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाता है और उन्हीं जहाँ काम कर रहा है वहाँ खराब कैसे हो वो काम करने लगता है, और मालिक की नाक को दम कर डालता है। नाक में दम करना यानी हैरान परेशान करना मुहावरा है, और जो उसका मालिक होता है ना, बॉस, उसको हैरान परेशान कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। तब यहाँ भारत देश में यह होता है। अभी और देशों मीन्स के अमेरिका, जापान, वहाँ भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। आप अन्य देश में जाना, वहाँ लोग जब नौकरी मिलते हैं ना तो साधारण शब्द में, हमने जैसे भारत देश में जो शब्द उपयोग होते हैं ना, वो साधारण शब्द में अपनी दरखास्त देते हैं। और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। और वहाँ के लोग ऐसे बड़े बड़े नौकरी मिलने से पहले ऐसा नहीं कहते कि मैं शुभकामना करूँगा, वो करूँगा। वो साधारण शब्दों में यदि उसे नौकरी मिल जाए तो वो ऐसा काम करते हैं कि उसका मालिक को संसार में जैसे उन्हीं से काम चल रहा है, वो इतनी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने लगता है। और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। तब उसे नौकरी मिलेगी तो वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से ही वो चल रहा है, यदि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो सारे संसार को नुकसान होगा। इसलिए वो ईमानदारी से, और देश में ऐसी भावना है, हमारे देश में ऐसी भावना है कि हम लोग अपने काम में गर्व ही नहीं लेते। हम पहले नौकरी नहीं थी तो हम कितना भटक रहे थे,
कि हमें नौकरी मिले, हम ये काम करेंगे। जब नौकरी मिलती है तो वो हमें गंदी लगती है। थोड़े दिनों के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो ये काम करवाते हैं, वो काम करवाते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके हमारे मालिक के नाक में दम कर देते हैं। और देश में ऐसा नहीं है, नौकरी मिल जाने के बाद वो पूरी निष्ठा से वो कहते हैं हमारे से ये काम होता है। वो लोग गर्व लेते हैं अपने काम में। विदेश में छोटे से छोटे काम में गर्व लेते हैं कि ये काम मेरे से ही होगा और मैं नहीं करूँगा तो ये काम नहीं हो सकता, इसलिए वो पूरी निष्ठा से वो काम करते हैं। अभी यहाँ पहले मित्र का प्रश्न जो उसने वृद्ध ईसाई पादरी से श्री प्रकाश जी ने पूछा, उसका उत्तर अभी बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। अभी प्रकाश जी इस पादरी के बारे में कहते हैं कि सही बात है, इस पादरी की बात तो सही है, उसे ठीक लगी। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। श्री प्रकाश जी कहते हैं सच बात है, हम अपने काम पर गर्व नहीं लेते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। तो वो कहते हैं कि बात तो इस बात की है कि हमारे हर एक देश में, मुल्क यानी देश में परंपरा है कि हम अपने काम में गर्व ले, ऐसा आदेश दिया जाता है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, जाति और भेद है इसी पर थोड़ा बहुत निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। मगर यहाँ जाति पाति बहुत है, अपनी जाति बिरादरी में वो मेन बनना चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। तो हमेशा और देशों में जीविका का जो साधन होता है ना, हम जो जीवन जीते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं काम करने के बाद, उस काम का हमें गर्व लेना है और उस काम का हमें आदर सत्कार करना है। मगर ये पादरी ने कहा है कि हर एक मुल्क में, देश में यह आदेश है कि आपको जो काम मिला है उसमें गर्व लो। आप ऐसा मत सोचो कि ये काम निम्न है। मगर देखो जीविका के साधने के साथ कैसा है, तो कि बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पूजा करता है। बढ़ई जो सुथार होता है, कारपेंटर, वो अपने औजारों के साथ, दुकानदार अपनी बहियों जो उसके आते हैं, जो उसका बुक्स होती है, बहियों के साथ भी वो उसकी पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है, हम जब अपनी दुकान खोलते हैं ना, तो जो भी हमारा दुकान में सबसे पहले हम पूजा करते हैं ना, हमारे जो साधन है, हमारा जीविका का साधन है, बढ़ई है तो उसका औजार होता है तो उसकी पूजा करता है। दुकानदार है, उसका जो बड़ा बुक होता है, जो अकाउंट का होता है, उसकी पूजा करता है। मगर कुछ लंबी दास्ता कुछ ऐसा हो गया कि हम अपनी परंपरा भी भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। हमें जो काम मिला है ना, वो काम छोड़ देते हैं और दूसरों के काम में हम दखलगिरी ज्यादा करते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते रहते हैं और एक स्थान पर हम स्थायी नहीं रहते, बदल ही रहते हैं। श्री प्रकाश जी कहते हैं हमें ऐसा है, एक काम छोड़ो दूसरी जगह भागो, दूसरी जगह से काम छोड़ो तीसरी जगह भागो। ऐसा करना बराबर नहीं है। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। जैसे ही हमने एक जगह पे काम छोड़ा तो हम असफलता, उसमें हमें सफलता नहीं मिली तो हम कहते हैं कि वहाँ काम अच्छा नहीं था। हम दूसरों पर अपना दोष डालते हैं, हमारा दोष हम खुद नहीं देखते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हम खुद भी इतना दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी ही करते रहते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, तो काम को भी खराब करते हैं। फिर हम बदलते रहते हैं काम, और उस काम हम अच्छा नहीं करें, क्योंकि बदलते रहने से हमें काम में ग्रिप नहीं आएगी, तो वो काम हम अच्छा नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना काम तो हम खराब करते हैं, मगर दूसरों का भी काम हम बिगाड़ते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अंडरलाइन करना। अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यहाँ प्रकाश जी ने कहा है कि स्वधर्म निधन श्रेय। इसका मतलब आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि स्वधर्म निधन श्रेय का मतलब क्या है, तो कि अपना धर्म या कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य है, हम जो काम करें ना वो पूरी निष्ठा से करते हुए मर जाना।
उसके लिए हमें जी जान लगा देना, वो ही श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठ है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हमारे पुराना ये आदेश है जो हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, हम अपने काम में जरा भी गर्व लेते नहीं हैं। अभी दूसरा मित्र है, उनसे कहते हैं, तो वो भी इतना सुंदर जवाब देता है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी। श्री प्रकाश जी का दूसरा मित्र है वो सरकारी कर्मचारी है, ICS એટલે मीन्स के IAS के सदस्य है। वो IAS के सदस्य है जो A1 ऑफिसर होता है, उसका वो सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापसी स्वदेश गए। उसने 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी की और अभी वो रिटायर है। वो पेंशन लेकर फिर अपने देश वापस चले गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। श्री प्रकाश जी कहते हैं कि मेरी भी उनसे भी बहुत बड़ी, वो मेरा फ्रेंड्स बन गए। एक दिन वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उनके सामने भी मैंने यही सवाल रखा, उत्तर मिला। तो उसने भी उत्तर दिया, पहले ने उत्तर दिया तुम अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो तुम समझते नहीं हो। विस्तार से तो कि विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। समष्टि यानी समूह, तो व्यक्ति का जो समूह के तरफ जो उसका कर्तव्य होता है ना, काम करने का उसकी जिम्मेदारी होती है ना, उसे हम नहीं जानते। समूह के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हम नहीं समझते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। जो काम हमने हाथ में लिया वो हमें पूरा करना है, वो गुण हम में नहीं है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। यहाँ कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए जिम्मेदारी की भावना कम हो गई है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। तो उसने उदाहरण दिया है कि यदि हम अपने घर खाने की दावत रखें, खाने की पार्टी रखें, तो मेजबान जो मेहमान है उसे ऐसा लगेगा कि समय पे खाना जो टाइम दिया है ना उससे लेट आएंगे, और जो हमने खाना बनाया है तो हम कहेंगे कि अभी वो मेहमान है वो लेट ही आएंगे। क्योंकि इसलिए दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है कि खाना समय पे तैयार होगा, हम खाने के लिए समय पे जाए, दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करेंगे। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। तो दर्जी और धोबी को हम दर्जी और धोबी को कपड़े देते हैं ना, तो हम हमेशा कभी टाइम पर नहीं मिलता, 1-2 दिन लेट ही लेने जाते हैं ना, ये सब हम करते हैं। और धोबी और दर्जी को भी विश्वास होता है कि ये कपड़े तो ले जाएंगे इसलिए लेट ही देना, क्योंकि समय पे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। तो जो रेल में मुसाफरी कर रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं, उसको विश्वास नहीं है कि उसमें जो बैठे हुए मुसाफिर है वो उसे बैठने नहीं देगा। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर मचाएगा। और पहले से उसमें जो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति होता है ना, वो यह सोचता है कि वो नया चढ़ेगा ना, वो यहाँ बैठ जाएगा और शोर मचाएगा और मुझे है वो परेशान करेगा, न और प्रकार के तंग करेगा, और प्रकार के उसे शोर मचाएगा और अनेक प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख फूट जाएगी। तो सड़क पर हम चलते हैं ना, तो आगे वाला हमें डर रहता है कि आगे वाला अपना छाता ऐसे छोड़ेगा कि जो उसकी धार है वो मेरी आंख में फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगे, या पीछे से कोई मुझे धक्का न दे दे, ऐसा हम सोचते हैं। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं है। केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे।
मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा। तो हमको ये भी विश्वास, हम क्या केले का छिलका, नारंगी का छिलका ऐसे फेंक देते हैं कि दूसरों को कष्ट न पहुंचे। ये हम सोचते नहीं है कि हमने ये फेंका है इससे दूसरों को कष्ट होगा, हम ये नहीं सोचते। हम दूसरों को कष्ट न पहुंचे ऐसा सोचते नहीं है। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेंगे, इत्यादि इत्यादि। हमने किसी से चीज मांगी है ना, तो वो हम वापस करेंगे, समय पे वापस नहीं करते तोड़ फोड़ के, या तो हमें विश्वास नहीं होता कि वो हमारी चीज अच्छे से वापस करेगा या नहीं। यहाँ तक अभी हम रखते हैं, ओके, क्योंकि अभी मुझे